अगर वो लड़के अब तुम्हें कभी भी परेशान करें तो मुझे बताना, ठीक है? फिर मीनाक्षी ने हामी में सर हिलाया और गाड़ी को देखने लगी। हालांकि उसे कभी महंगी लग्जरी गाड़ियों में बैठने का मौका नहीं मिला था, लेकिन फिर भी उस गाड़ी को देखकर उसे इतना तो समझ आ ही रहा था कि वो एक बहुत ही महंगी गाड़ी थी। इसीलिए उसने सीधे सीधे शिवा से सवाल किया, भैया ये सब क्या चल रहा है? अब क्या जवाब देगा शिवा मीनाक्षी के सवाल का? क्या वो उसे सब कुछ सच सच बता देगा या फिर फिलहाल वो उसे एक कहानी सुनाकर बहला लेगा? मीनाक्षी का सवाल सुनकर शिवा ने उससे कुछ भी नहीं छिपाया और उसे कृष्ण भार्गवन की दुकान पर हुई सारी घटनाओं की कहानी सुना दी। हाँ, वो बात और है कि शिवा ने उस कहानी में थोड़े बदलाव जरूर कर दिए थे। उसने मीनाक्षी से कहा कि जब वो कृष्ण भार्गवन की दुकान अय्यप्पा ज्वेलर्स एंड एंटीक शॉप पर पहुंचा तो वहां उसने एक नकली पेंटिंग की पहचान करने में कृष्ण भार्गवन की मदद की, जिसकी वजह से कृष्ण भार्गवन बहुत खुश हो गए और उन्होंने तोहफे में उसकी मां के हीरे के लॉकेट के साथ साथ उसके पिता का दवा खाना भी उसे लौटा दिया। ये कार उन्होंने ही शिवा को घर तक छोड़ने के लिए भेजी थी। मीनाक्षी का स्कूल रास्ते में था, इसीलिए शिवा वहां रुक गया। इतना कहकर जैसे ही शिवा ने उसे अपनी मां का हीरे का लॉकेट दिखाया तो मीनाक्षी को उसकी बातों पर यकीन हो गया। उस लॉकेट को हाथ में लेते ही मीनाक्षी भावुक हो गई। थैंक यू भैया, मां की इस आखिरी निशानी को खोने के ख्याल से मैं कितना डर गई थी, ये मैं आपको बता भी नहीं सकती। घर पहुंचने के बाद मीनाक्षी ने जल्दी से कपड़े बदले और शिवा के साथ खाना बनाने में जुट गई। शिवा सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। टैक्सी रुकते ही शिवा ने सरसरी निगाह से बार के गेट को देखा और एक ही नजर में शिवा समझ गया कि वो उस इलाके का सबसे ज्यादा भीड़ भाड़ वाला बार था। शिवा बार के अंदर आया और सरसरी निगाह से चारों तरफ देखने लगा। वहां पर पहले से ही काफी लोग मौजूद थे। अभी शिवा बार का जायजा ले ही रहा था कि तभी बार की रिसेप्शनिस्ट शिवा के पास आई और उसे मुस्कुराकर देखने लगी। सर, आप यहां बैठ जाइए, ये जगह काफी सस्ती है, सिर्फ 500 रुपये। उम्मीद है यहां आपका समय अच्छा बीतेगा। अपनी टेबल पर बैठते हुए शिवा ने उसे शुक्रिया कहा। उसने पलट कर देखा, लेकिन अपने सामने खड़ी उस लड़की को देखते ही शिवा की आंखें फटी की फटी रह गई। देखने में वो लड़की बला की खूबसूरत थी, तो मानो एक पल के लिए उस बार में वक्त वहीं थम सा गया। अब इसे इत्तेफाक कहिए या जानबूझकर सोची समझी कोई चाल, लेकिन वो लड़की सीधे शिवा के पास आकर बैठ गई। हे हैंडसम, अकेले हो क्या? तुम मुझे एक जाम पिलाओगे? लेकिन हम तो एक दूसरे को नहीं जानते। मेरा नाम भैरवी है। तब तक बार के कर्मचारी ने उस लड़की के सामने उसकी पसंद का जाम परोस दिया तो उसने अपना ग्लास उठाकर शिवा के ग्लास से टकराते हुए कहा, लो, अब हम एक दूसरे को जानते हैं, चीयर्स। भैरवी ने अपना ग्लास खत्म किया और मुस्कुराते हुए शिवा से कहा, दरअसल मैं तो तुम्हें यहां मेरी सुनहरी लोमड़ी का ख्याल रखने के लिए शुक्रिया कहने आई। शिवा ने उसी जानवर के बारे में सोचते हुए मन ही मन कहा, कहीं भैरवी उसे सुनहरी लोमड़ी की बात तो नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी शिवा ने अनजान बनते हुए भैरवी से पूछा, अच्छा, कौन सी सुनहरी लोमड़ी? मैं कुछ समझा नहीं। मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ जानती हूं। वैसे तुम्हें पता है, स्वामी खानदान की पुरानी मुखिया देविका वापस आ चुकी है। स्वामी खानदान की मुखिया देविका? अब ये कौन है? यही सब सोचते हुए शिवा ने भैरवी को गौर से देखा तो अचानक उसे एहसास हुआ कि भैरवी के शरीर से कुछ दिव्य ऊर्जा की तरंगें निकल रही हैं। ओह अच्छा, स्वामी खानदान की कोई पुरानी मुखिया भी है। बिल्कुल, उस्ताद रंगास्वामी ने जबरदस्ती अपनी बड़ी बहन से स्वामी खानदान के मुखिया की जगह छीन ली थी। अब जब तुमने उस्ताद रंगास्वामी का हाथ काट दिया है तो वो फिर से लौट आई है। हालांकि मैं ये तो नहीं जानती कि अपने भाई से हुए झगड़े के बाद देविका अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कलरी पाइटू सीखने कहाँ गई थी, लेकिन अब वो वापस आ चुकी है। शिवा पर उसकी बातों का कोई असर नहीं पड़ा। शिवा, सुनो ना, मेरी सुनहरी लोमड़ी मेरे लिए मेरा सबसे कीमती खजाना है। वो मेरे साथ ही बड़ी हुई है, इसलिए वो मेरे लिए बहुत जरूरी है।
अगर तुम चाहो तो मेरी सुनहरी लोमड़ी का ख्याल रखने के बदले में मैं कुछ दिनों के लिए तुम्हारे किसी भी जानवर का ख्याल रखने के लिए तैयार हूं। चिंता मत करो, अगर वो सुनहरी लोमड़ी वाकई में तुम्हारी है तो वो मैं तुम्हें लौटा दूंगा। शिवा का जवाब सुनकर भैरवी खुश हो गई। उसने मुस्कुराते हुए शिवा को धन्यवाद दिया और अगले दिन सुबह शिवा, उसके पिता नारायण शास्त्री और मीनाक्षी तीनों साथ में अपने दक्षिण भारतीय चिकित्सा शैली वाले दवाखाने के लिए निकल पड़े। बेटा, तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे हो ना? क्या सच में हमें हमारा दवाखाना वापस मिल गया है? पापा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं। आपने तो खुद दवाखाने के कागजात देखे हैं और अभी हम भार्गवन खानदान के सेक्रेटरी रामालिंगम से भी तो मिलने वाले हैं। जल्दी ही वो लोग अपनी मंजिल तक पहुंच गए। जब वो लोग कार से उतरे तो शिवा की नजर नारायण आयुर्वेदिक संस्थान के मेन गेट पर पड़ी। तभी शिवा ने दवाखाने के बोर्ड की तरफ देखकर पूछा, इसका नाम अभी तक नारायण आयुर्वेदिक संस्थान क्यों है? अब तो पापा इसे नहीं चलाते। भैया, ये तो आप जानते ही हैं कि पापा ने अपने नाम से इस दवाखाने को शुरू किया था। पापा की कई सालों की लगन और मेहनत की वजह से इसका काफी अच्छा नाम हो गया था। और चतुर ये बात अच्छी तरह से जानता था कि इस दवाखाने की पहचान सिर्फ इसके नाम से ही है। इसीलिए जब वेंकटेश्वर वाडियार ने इस जगह को खरीदा तो उस चतुर की बात मानकर उन्होंने पुराने नाम का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। उस चतुर की माँ तो इस दवाखाने की डायरेक्टर भी बन गई थी। चतुर की माँ जयती की भी माँ थी और उसका नाम बिंदु अय्यर था। शिवा मेन गेट से अंदर गया तो उसने देखा कि सामने सारे वैद्य और नर्स एक कतार में खड़े हुए थे और उनके सामने एक औरत जेलर की तरह खड़ी थी। शिवा ने वहीं दूर से उस औरत के चेहरे को देखा और उसे देखते ही वो पहचान गया। वो कोई और नहीं बल्कि चतुर और जयती की माँ बिंदु थी। शिवा और नारायण शास्त्री को दवाखाने में देखकर क्या रिएक्शन होगा बिंदु का? क्या वो इतनी आसानी से अपना दवाखाना शिवा और उसके परिवार को सौंप देगी? अब कौन सा नया ड्रामा होने वाला है शिवा की जिंदगी में? जानने के लिए सुनिए हिस रीबर्थ ऑफ अ डिस्ट्रॉयर का अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम पर।